आपके हमारे अतीत से भाग सेकंड के जो हमने चैप्टर फर्स्ट है वो ख़त्म कर लिया है। अब आपके जो पेपर में जो आपके पेपर होगा उसमें आपके इस बुक के चैप्टर आएंगे, वो आज हम पूरा करते हैं, जिसका नाम है बुक का हमारा पर्यावरण भाग 2। इसका फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में इसका फर्स्ट चैप्टर है। तो इस हम आज पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम उसकी। लंबी छुट्टियों के बाद जब एक कहानी की तरह जैसा कि लग रहा है, जब छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। खुदाई देख के चौंक गया। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आंसू क्यों छलकने लगे? क्योंकि उस मैदान में वो खेला करते थे। वहाँ पर उन्हें अलग अलग गेंदे के फूल दिखाई देते थे, अलग अलग कलर की तितलियाँ दिखाई देती थी, मुलायम घास थी जिसमें वो खेलते थे। तो ये सब नष्ट होते हुए देख के उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सहपाठी कौन? जो उसके साथ क्लास में पढ़ते थे। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, टीचर से पूछा, पर्यावरण क्या है सर? तो जो कुछ भी, फिर शिक्षक ने उसको आंसर दिया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वो सब पर्यावरण है। तो रवि ने फिर कहा कि इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने फिर आंसर दिया, हाँ लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए आप। और जैसे कि यहाँ पर दे रखा है रवि, परमजीत, ये रवि, ये परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा और ये आशा, सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। अब उसका मैदान को वहाँ पर खोद के वो बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, फ्लैट बनाना चाह रहे थे, तो वो किसकी ज़रूरत थी? वो हमारी खुद की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें वहाँ पर रहना था, तो इसीलिए वो बिल्डिंग बना रहे थे। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अब ये हमारे पर्यावरण के कुछ पार्ट है, घटक है जिसे हम बोलते हैं। तो ये डायग्राम उसके ऊपर दे रखा है, जैसे कि पर्यावरण के घटक है। इसमें सबसे मेन घटक होता है मनुष्य, मानव। इसमें एक व्यक्ति भी आता है, परिवार भी आता है, पूरा समुदाय आता है, धर्म आ जाते हैं, पूरी शैक्षिक आ जाती है, स्कूल्स आ जाते हैं सारे, आर्थिक आ जाती है, आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी आ जाती है, पूरा देश आ जाता है। उसके बाद एकदम मानव के द्वारा बनाए हुए इमारतें आ जाएगी, पार्क आ जाएंगे, पुल आ जाएंगे, सड़कें, स्मारक, उद्योग। और ये इधर की साइड जो प्राकृतिक खुद बनाती है, जैसे कि सजीव जैवमंडल जिसे हम बोलते हैं, स्थल मंडल जिसे हम बोलते हैं, वायुमंडल होता है, जलमंडल होता है, ये सब प्राकृतिक होते हैं। तो इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। यहाँ पर ये देखा जीवीय और अजीवीय। जीवीय वो सभी सजीव प्राणी जो संसार में पाए जाते हैं, जैसे कि पादप और जंतु, वो जीवीय कहलाते हैं। और अजीवीय जिनमें कोई जीव नहीं होता, जिन निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे कि स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय, अजीवीय दोनों परिस्थितियां
सम्मिलित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये भी यहाँ दे रखा है आपका, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक पर्यावरण क्या क्या है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपको बताया जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल आते हैं। अब उनके बारे में अंदर क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं, क्योंकि ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? प्रकृति के द्वारा। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से आप पहले भी परिचित होंगे, क्योंकि ये मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया है। आइए आप इसके संबंध में कुछ अन्य तथ्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर की जो ठोस प्रॉपर्टी है, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हम चलते हैं, जिसके ऊपर कुछ भी बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ठोस प्रॉपर्टी, स्थल मंडलों से हम कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियों महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वो क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों से, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की जो पतली परत होती है, वायु, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, क्योंकि वायुमंडल किससे मिलकर बना होता है? गैसों से मिलकर बना होता है। अब गैसें तो आप जानते हैं फ्री होती है, तो वो हवा के उससे चलती है, तो इसका मतलब वो उसको पकड़ के किसके द्वारा रखा जा रहा है? हमारे पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके द्वारा वो हमारे वायुमंडल को पकड़कर थामे हुई है। ये सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इससे कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा कि किसान, मूसलाधार वर्षा हो रही है। कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है? इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर की रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा ही नहीं होती, तो हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर व रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। अब भी जैसी के वहाँ तो ऊँट मिलते नहीं है, ये बात रवि ने कहा। तो फिर हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। रवि ने हैरत में पड़ गया, कर रही यार ये क्या बोल दिया इसने? विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी को एक दूसरे के साथ संबंध है? तो फिर शिक्षक ने कहा कि हाँ, बिल्कुल संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, आश्रित होते हैं। वो आश्रित यानी निर्भर होना। प्राय वे एक दूसरे पर भी निर्भर होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जीवित रखने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अधिक वर्षा होने वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी
एक पारितंत्र हो सकता है, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे जीव रहते हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वो भी एक पारितंत्र बनाता था? नेक्स्ट भी आपका मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरलता एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में बुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी, उसका नाम क्या है? नूरी। वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने अब सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के साथ क्रियाकलाप करके वहाँ के चित्र बनाकर लाओ। यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हुआ और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको PDF में भेज दूंगा। थैंक यू।